सो हेलो हाय एवरीवन, मेरा नाम गौतम लखानी है एंड आई वेलकम यू ऑल टू रैंक सिक्योर आईएएस एकेडमी। आज के सेशन में गाइस हम डिस्कस करने जा रहे हैं बैंकिंग स्ट्रक्चर इन इंडिया। तो जो फिलहाल हमारा कोर्स चल रहा है इंडियन इकोनॉमी का, आज हम बात करेंगे यहाँ पर कि इंडिया में कितने तरीके के बैंक्स होते हैं, टाइप्स ऑफ बैंक को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे कमर्शियल बैंक्स, शेड्यूल्ड बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, इन सब चीजों को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। साथ में देखेंगे कि जो बैंक्स होते हैं वो कैसे अपनी लिक्विडिटी को मैनेज करते हैं, सीआरआर क्या है, एसएलआर क्या है, इन सब चीजों को हम यहाँ पर जो है डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की, देखते हैं इन सब चीजों को डिस्कस करते हैं डिटेल के अंदर। उससे पहले यहाँ पर आप सब लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन यहाँ पर यह है कि अनअकैडमी लेकर के आया है आप लोगों के लिए एक समिट, जो कि 20 फरवरी और 21 फरवरी को होने जा रही है। इस समिट की अगर हम बात करें तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहेगी और कहीं ना कहीं आपकी कंप्लीट यूपीएससी सीएससी जो प्रिपरेशन है वो ट्रांसफॉर्म हो सकती है। और द मेन थिंग यहाँ पर यह है कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसके अंदर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। ये जो 2 दिन रहेंगे काफी ज्यादा इंसाइटफुल रहेंगे। 70 आइकॉनिक स्पीकर्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, डिस्कशंस होंगे, वर्कशॉप्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगी। और साथ में यहाँ पर अगर हम बात करें स्पीकर्स की, तो देखिए नोबेल पीस लॉरियट कैलाश सत्यार्थी सर, फॉर्मर चेयरमैन यूपीएससी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी तेलंगाना गवर्नमेंट, डेप्टी सेक्रेटरी आईएफएस ऑफिसर्स, सीनियर एडवोकेट, साथ में यहाँ पर चीफ इकोनॉमिस्ट जैसे कुछ इंपॉर्टेंट लोग आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये समिट आपके लिए रहने वाली है। इसके अलावा हमारे अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स आप लोगों के लिए यहाँ पर वर्कशॉप्स वगैरह कंडक्ट करेंगे, आपको हर एक चीज के बारे में समझाएंगे। तो प्लीज जाइए जाकर इस समिट के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट अपने आप को रजिस्टर करिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज कि यहाँ पर आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि किस तरीके से आप अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, टिप्स ट्रिक्स वगैरह उसके लिए मिलेंगी। इसके अलावा जो ये यहाँ पर आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स होंगे, जो ब्यूरोक्रेट्स होंगे, ये जब अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस आपको बताएंगे तो कहीं ना कहीं आप इंस्पायर होंगे और एम्पावर होंगे। तो प्लीज जाइए जाकर फटाफट से इसके अंदर अपने आप को एनरोल करिए। फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसमें अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। मैं यहाँ पर 1 मिनट का पॉज ले रहा हूँ, वीडियो को रोक रहा हूँ, फटाफट से जाइए जाकर के रजिस्टर करिए अपने आप को फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में तो आपको एक लिंक मिल जाएगा, प्लीज जाइए उस लिंक के ऊपर क्लिक करिए, रजिस्टर नाउ पर करिए और फिर उसमें अपने आप को रजिस्टर कर लिए और यूज करिएगा हमारा रेफरल कोड रैंक 10। तो प्लीज फटाफट से जाइए, फिर ही हम आगे हमारे सेशन को कंटिन्यू करेंगे। मीनवाइल कुछ कमेंट है यहाँ पर। ओके, हिस्ट्री ऑप्शनल को लेकर के कमेंट है। सो गाइस एक्चुअली टुडे आई वाज वेरी मच ऑक्यूपाइड, मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था, तो इस वजह से आज हिस्ट्री ऑप्शनल की क्लास आपकी नहीं हुई। बाकी यहाँ पर अगर हम बात करें तो कल हमारी हिस्ट्री ऑप्शनल की क्लास होगी, जिसमें हम आगे एजुकेशन सिस्टम को समझेंगे, वुड्स डिस्पैच एंड एवरीथिंग फर्दर, उन सब चीजों को देखेंगे। तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर टुडे बिकॉज आज बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड था मैं, तो टाइम नहीं मिल पाया। तो वेरी वेरी सॉरी फॉर इट। कल जो है आपकी क्लास वो होगी, ठीक है। तो चलिए गाइस, आई होप आप लोगों ने अपने आप को रजिस्टर कर दिया होगा अनअकैडमी समिट के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें इस गिवन नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, जिसमें हम देखेंगे बैंकिंग स्ट्रक्चर के बारे में, समझेंगे कि इंडिया में किस तरीके का बैंकिंग स्ट्रक्चर है, कितने तरीके के बैंक होते हैं, किस तरीके से बैंक्स अपना लिक्विडिटी मैनेज करते हैं, क्या कुछ अलग फंडामेंटल्स होते हैं, इनको डिटेल से जाकर के डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर आज के सेशन की। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो गाइस हमारी यहाँ पर हो जाती है बैंक्स को लेकर के, जब भी आप बैंक जाते हैं तो देखिए बैंक जो है, इंपॉर्टेंट चीज क्या रहती है बैंक में, जब भी हमारे दिमाग में या हमारे सामने शब्द आता है बैंक, तो हमारे सामने दो ही चीज रिफ्लेक्ट करती हैं। वो है क्या? एक है भाई डिपॉजिट और दूसरा है भाई लोन। यानी कि हम लोग जो है बैंक जाते हैं वो किसके लिए जाते हैं? या तो डिपॉजिट करने के लिए अमाउंट को, या बैंक से लोन वगैरह लेने के लिए, ठीक है। इसके अलावा कोई पार्टी वगैरह तो हो नहीं रही बैंक में, कोई शादी महोत्सव तो कोई है नहीं जो हम जाएं जाकर के बैंक के अंदर जाकर के मिलें। तो ये दो मुख्य काम, दो मेन काम जो बैंक्स के होते हैं वो क्या होते हैं? डिपॉजिट करना और लोन करना, ठीक है। अब देखिए बैंक्स क्या हैं, कहीं ना कहीं एक इंटरमीडियरी का काम करते हैं। मोटे शब्दों में अगर हम बात करें, बहुत ही कॉमन लैंग्वेज को अगर हम देखें, तो जो मीडिएटर होता है बैंक जो है उसका काम करता है इकोनॉमी के अंदर। कैसे करता है इकोनॉमी के अंदर एक मीडिएटर का काम? बैंक क्या करता है, आम नागरिक से यहां पर डिपॉजिट्स वगैरह एक्सेप्ट करता है और क्या करता है, आम नागरिक को बकायदा उसके ऊपर यहां पर इंटरेस्ट वगैरह देता है, ठीक है। और यहां पर जो हमारी इकोनॉमी के अंदर लोग होते हैं,
फिर उनको जो है ये लेंड भी कर देता है, यानी कि पैसा ब्याज पर लोन में भी दे देता है, और इन्हीं सब के बीच में बैंक्स क्या कमाता है, प्रॉफिट कमाता है। ठीक है, तो ये पूरा बैंक का प्रोसेस रहता है। ठीक है, जैसे अब क्या एग्जाम्पल लें, मिस्टर ए गए बैंक और जाकर के इन्होंने डिपॉजिट करा दिए 50 लाख रुपए। ठीक है, अब यहां पर बैंक ने मिस्टर ए को जो है कितना इंटरेस्ट दिया, 5% इंटरेस्ट दिया सपोज। अब जो है मिस्टर बी गए बैंक, उन्होंने जाकर के बैंक से लोन ले लिया 10 लाख रुपए का, और बैंक ने इनको इंटरेस्ट दे दिया कितना, 7%। सपोज करिए, ये हम नॉर्मल वैसे एग्जांपल ले रहे हैं। तो इसी तरीके से बैंक यहां पर क्या करता है, जो लेन देन करता है इसी में बैंक जो है अपना प्रॉफिट कमाता है, बैंक की जो इनकम है वो इसी में होती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें इंडियन इकोनॉमी की, तो आप समझ जाइए कि जो बैंक्स हैं वो क्या काम करते हैं, लोगों के बीच में एक फाइनेंशियल इंटरमीडियरी का यहां पर काम करते हैं। ठीक है, डिपॉजिट्स वगैरह एक्सेप्ट करते हैं और फिर लोन्स वगैरह जो है आगे लोगों को देते हैं। डिपॉजिट्स के ऊपर वो इंटरेस्ट पे करते हैं और लोन्स के ऊपर वो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। ठीक है, आपका भी बैंक के अंदर अकाउंट होगा, चाहे आपने सेविंग्स अकाउंट खुलवाया है या आपने कोई फिक्स डिपॉजिट कराया है तो क्या है, उसके ऊपर आपको एनुअल इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, जो कि बैंक आपको देता है। क्यों देता है वो, क्योंकि आपके उसी पैसे से बैंक आगे क्या कर रहा है, बिजनेस कर रहा है इकोनॉमी के अंदर। और जब आप इन केस बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक आपको क्या करता है, इंटरेस्ट यहां पर आपसे चार्ज करता है। क्यों, क्योंकि बैंक आपको एक सर्विस दे रहा है। ठीक है, तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं हमें जो है बैंकिंग स्ट्रक्चर के अंदर देखने को मिलती है। तो ये थी मेन एक डेफिनेशन बैंक को समझने की। अब बात कर लेते हैं इंडिया में बैंकिंग स्ट्रक्चर की। तो जब हम इंडिया की बात करते हैं तो देखिए हमारी इकोनॉमी जो कि एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, तो यहां पर बैंक्स जो हैं हमारे यहां पर वो एक मिक्स्ड इकोनॉमी का बेस्ट एग्जांपल है। कैसे, जब आप हमारी इकोनॉमी की बात करते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी का क्या मतलब हुआ कि यहां पर पब्लिक सेक्टर भी काम करेगा, प्राइवेट सेक्टर भी काम करेगा और फॉरेन सेक्टर भी काम करेगा। ये मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब होता है। इसी तरीके से अगर आप बैंक्स को देखें तो बैंक्स के अंदर आपको पब्लिक सेक्टर बैंक भी मिलेंगे, एसबीआई जैसे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे, प्राइवेट सेक्टर बैंक भी आपको मिलेंगे, एक्सिस बैंक जैसे, आईसीआईसीआई बैंक जैसे, और साथ में आपको फॉरेन बैंक्स भी मिलेंगे जैसे कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक हो गया, सिटी बैंक हो गया। ये इस तरीके के भी आपको कुछ बैंक्स देखने को मिलेंगे। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि भाई क्या है, बैंक्स जो है कहीं ना कहीं एक मिक्स्ड इकोनॉमी का स्ट्रक्चर हमें बैंक्स के अंदर देखने को मिलता है, बिकॉज पब्लिक, प्राइवेट और फॉरेन तीनों तरीके के बैंक्स हमारे जो हैं हमें मार्केट के अंदर देखने को मिलते हैं। तो ये था गाइस यहाँ पर कुछ बैंक की डेफिनेशन के बारे में और बैंक के स्ट्रक्चर के बारे में। अगर हम बात करें बैंक्स के इंपॉर्टेंट रोल की, तो देखिए जो हमारी इकोनॉमी है उसके अंदर बैंक्स का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। कैसे, अब बैंक्स क्या करते हैं, इकोनॉमी ग्रो करने के लिए यहाँ पर लोन्स वगैरह देते हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन मार्केट के अंदर होता है, जिस वजह से कहीं ना कहीं क्या होती हैं चीजें, इकोनॉमी एक्सपेंड करती है, डाइवर्सिफिकेशन हमें देखने को मिलती है, नए बिजनेसेस देखने को मिलते हैं। तो जब नए बिजनेसेस कहीं ना कहीं इकोनॉमी के अंदर होंगे, उससे क्या होगा, हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो बैंक्स की अगर हम बात करें, इकोनॉमी के ओवरऑल ग्रोथ में बैंक्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो कि हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें बैंक्स की, तो देखिए जब 1991 में लिबरेशन पॉलिसी आई, तो लिबरलाइजेशन पॉलिसी से क्या हुआ, यहां पर नरसिम्हन कमेटी ने बकायदा रिकमेंडेशंस वगैरह करी कि भाई हमें जो है रिफॉर्म्स की जरूरत है, किसमें, बैंकिंग सेक्टर के अंदर भी। और बैंक्स जो हुआ करते थे 1991 से पहले, वो क्या होते थे, आरबीआई के थ्रू ही बहुत ही ज्यादा हाईली शेल्टर्ड होते थे, रेगुलेट करे जाते थे। जिस तरीके से पहले इंडस्ट्रियल सेक्टर रेगुलेट करा जाता था ना, उसी तरीके से बैंक्स भी आरबीआई के थ्रू ही रेगुलेट करे जाते थे, यानी कि गवर्नमेंट ही पूरी तरीके से बैंक्स को रेगुलेट करती थी। आगे चल करके क्या हुआ, जब लिबरलाइजेशन की पॉलिसी आई तो धीरे धीरे जो है बैंकिंग सेक्टर के अंदर भी रिफॉर्म्स करे गए और प्राइवेट सेक्टर का शेयर जो है बैंक्स के अंदर बढ़ाया गया। ये सब चीजें हमें देखने को मिली। अभी अगर हम रिसेंटली बात करें अगस्त 2019 की, तो देखिए अगस्त 2019 में हमने क्या देखा कि हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने क्या करा, बड़े 10 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को जो है क्या कर दिया, यहां पर 4 एंटिटीज के अंदर मर्ज कर दिया। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें यहां पर, तो आप देख सकते हैं एग्जांपल के तौर पर, पहले यूनियन बैंक और आंध्रा बैंक अलग अलग हुआ करते थे। आज की डेट में यूनियन बैंक और आंध्रा बैंक क्या हो गए हैं, एक ही हो गए हैं।
इस तरीके से पहले क्या हुआ करता था, ओरिएंटल बैंक अलग हुआ करता था, पंजाब नेशनल बैंक अलग हुआ करता था। आज की डेट में मर्ज होकर के वो एक ही एंटिटी बन गए हैं। तो इस तरीके से 10 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को मर्ज कर दिया गया और 4 एंटिटीज यहां पर बना दी गई, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और एसबीआई हमें जो है मोटे तौर पर देखने को मिलते हैं। और आज की डेट की अगर हम बात करें तो जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं इंडिया के अंदर वो रिड्यूस होकर के कितने रह गए हैं, सिर्फ 12 रह गए हैं। और अभी अगर हम बात करें रिसेंटली हमने क्या देखा, भारत सरकार ने फिलहाल जो हमारा बजट था 2021-22 के लिए आया है, अभी प्रपोज बजट जो है उसमें भी यहां पर बोला है कि क्या करा जाएगा, जो हमारे बैंक्स हैं 2 पब्लिक सेक्टर बैंक को डिसइन्वेस्ट कर दिया जाएगा। तो देखते हैं खैर कि क्या आने वाले समय में कुछ अपडेट यहां पर रहती है। तो ये था गाइस यहां पर कुछ बैंकिंग सेक्टर के यहां पर इंट्रोडक्शन के बारे में, जिसमें हमने समझा बैंक्स का क्या काम होता है, किस तरीके से बैंक इकोनॉमी के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और 1991 से पहले बैंक्स के क्या हालात थे और फिलहाल क्या चीजें हैं उनको हमने यहां पर देखा। अब यहां पर हम बात करेंगे इंडिया के अंदर बैंकिंग स्ट्रक्चर की। उससे पहले यहां पर कुछ कमेंट्स आए हैं उनको देख लेते हैं। स्वाति का यहां पर कमेंट है कि दैट्स व्हाई डिपॉजिट कॉल्ड एज लायबिलिटी रेदर देन एसेट्स फॉर द बैंक। बिल्कुल सही बात है आपकी यहां पर मैम, जैसे आपने बोला है। देखिए बैंक्स जो हैं उनके लिए जो हमारी बेसिकली सेविंग्स हैं, डिपॉजिट्स हैं, बैंक्स के लिए डिपॉजिट्स लायबिलिटी क्यों है? क्योंकि बैंक्स को हमें क्या देना है, उसके ऊपर इंटरेस्ट देना है, तो इसलिए वो हम लायबिलिटी है बैंक की। और बैंक के लिए जो एसेट है वो क्या है, वो उसके लोन्स हैं। क्यों? क्योंकि उन्हीं से पैसा आ रहा है बैंक को, ठीक है। तो यहां से क्या है, ये पूरा का पूरा हिसाब किताब रहता है। एक तरीके से आप वाइस वर्सा की सिचुएशन देख सकते हैं। आम आदमी के लिए जो उसके डिपॉजिट है वो क्या है, एसेट है। क्यों? क्योंकि उस पे बैंक से उसको इंटरेस्ट मिलेगा। बट ऑन दी अदर हैंड अगर वो हम बैंक की तरफ से देखें तो वो आम आदमी को बैंक के लिए क्या है, आम आदमी के डिपॉजिट बैंक के लिए लायबिलिटी है। क्यों? क्योंकि बैंक को उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना है। वहीं ऑन दी अदर हैंड आम आदमी के लिए जो लोन्स वगैरह हैं वो क्या है, वो उसकी लायबिलिटी है। क्यों? क्योंकि उसे वो चुकाने हैं, उसके ऊपर इंटरेस्ट उसे पे करना है। बट वहीं बैंक के लिए वो क्या है, एसेट है। क्यों? क्योंकि बैंक की इसी से कमाई हो रही है, लोन से ही कमाई हो रही है बैंक की। तो ये आपको यहां पर सिंपल सा फंडा है, समझना है कि जो इक्वेशन है ये वाइस वर्सा यहां पर चलता है, ठीक है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। अब बात कर लेते हैं यहां पर इंडिया के अंदर बैंकिंग स्ट्रक्चर की। क्या है बैंकिंग स्ट्रक्चर, उसको देख लेते हैं यहां पर क्या बैंकिंग स्ट्रक्चर किस हिसाब से। देखिए अगर हम बात करें इंडिया के अंदर जो टॉप के ऊपर सबसे बड़ा बैंक है, सरकार का बैंक है, सेंट्रल बैंक जिसको बोलते हैं, वो आ जाता है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसके बारे में हमने प्रीवियस सेशन में बहुत डिटेल से डिस्कस करा था। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, इंडिया का सेंट्रल बैंक है, ठीक है। और रिजर्व बैंक के नीचे ही हमें बाकी सारे सब्सिडरी बैंक्स जो है देखने को मिलते हैं। इसी वजह से जो रिजर्व बैंक है उसे क्या बोला जाता है, बैंकर्स बैंक बोला जाता है। द रीजन बिहाइंड दिस इज कि ये क्या करता है, सारे के सारे बैंक्स को रेगुलेट करता है, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए कोई इंटरेस्ट रेट तय, रेपो रेट हो गया, वो कौन कर रहा है, आरबीआई तय कर रहा है। मॉनेटरी पॉलिसी तय करनी है, वो कौन कर रहा है, आरबीआई तय कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं जो जितने भी बैंक्स का एक्सपेंशन है, बैंक्स को अपनी ब्रांच बढ़ानी है, बैंक्स को अपना डिपॉजिट्स बढ़ाने हैं, कुछ भी करना है बैंक को, तो उसके पीछे का कौन देखता है, आरबीआई यहां पर हर एक चीज को देखता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप यहां पर समझे आरबीआई को ही इसी वजह से क्या कहा जाता है, बैंकर्स बैंक यहां पर बोला जाता है। बिकॉज आरबीआई जो है हर एक चीज के ऊपर निगरानी रखता है, हर एक चीज को यहां पर देखता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप यहां पर समझें तो आपको पता लगेगा कि जो हमारी इंडिया है, हमारी कंट्री जो है, उसका फाइनेंशियल सिस्टम मैनेज कौन कर रहा है, बैंक्स कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं किसके सुपरविजन में वो कर रहे हैं, आरबीआई के सुपरविजन में। और आरबीआई किसके सुपरविजन में चल रहा है, भारत सरकार के सुपरविजन में, गवर्नमेंट के सुपरविजन में यहां पर ये चल रहा है। तो ये सब चीजें हमें देखने को यहां पर मिलती हैं। आरबीआई की बात करें तो 1 अप्रैल 1935 को इसको जो है यहां पर एस्टैब्लिश करा गया था इंडिया में, आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर। और सबसे पहले जो सेंट्रल ऑफिस आरबीआई का बना था, सेंट्रल ऑफिस क्या होता है, जहां पर आरबीआई का गवर्नर बैठते हैं, ठीक है, जहां पर आरबीआई के गवर्नर का ऑफिस होता है, उसको सेंट्रल ऑफिस बोला जाता है। तो आरबीआई का जो सेंट्रल ऑफिस एस्टैब्लिश करा गया था शुरुआत में वो कलकत्ता में करा गया था, बट आगे चल करके 1937 में इसको परमानेंटली मुंबई शिफ्ट कर दिया। और आज की डेट में भी मुंबई में ही आपको जो आरबीआई का सेंट्रल ऑफिस है वो देखने को मिलेगा। बहुत ही बड़ी बिल्डिंग है, ऐसे लगता है कि पता नहीं कहां आकर के खड़े हो गए हो।
अगर आप कभी उस साइड जाएं, विजिट करें, अगर आप कोई मुंबई से बिलोंग करता हो या किसी ने देखा हो नेट वगैरह पे, तो बहुत अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि आरबीआई एक क्या करता है, मेन तौर पर पूरे का पूरे बैंकिंग स्ट्रक्चर को रेगुलेट करता है। अब आरबीआई हो गया हमारा सेंट्रल बैंक। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आरबीआई के नीचे कुछ बैंक्स आते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हमें देखने को मिलते हैं शेड्यूल्ड बैंक्स और नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स। ये शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड का क्या चक्कर है, तो देखिए यहां पर नाम से ही पता लग रहा है। शेड्यूल्ड बैंक्स की अगर हम यहां पर बात करें तो देखिए ये वो बैंक्स होते हैं जो आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर सेकंड शेड्यूल के अंदर ही हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहां पर अगर आप हिसाब लगा करके देखें तो अगर किसी को यहां पर ये बैंक खोलना है तो उसको सर्टेन कंडीशंस जो कि सेकंड शेड्यूल के अंदर मेंशन है आरबीआई एक्ट 1934 की, उनको यहां पर फॉलो करना पड़ेगा। और तकरीबन जो रिजर्व्स वगैरह मेंटेन करके चलने पड़ेंगे वो कितने होंगे, वो होंगे 0.5 मिलियन के। और कहीं ना कहीं जब तक वो आरबीआई के सारे अफेयर्स को सेटिस्फाई नहीं कर देता, अपने जो डिपॉजिटर्स होते हैं उनके इंटरेस्ट को जो है प्रेजुडिस नहीं करता, तब तक कोई भी बैंक शेड्यूल्ड बैंक यहां पर नहीं बनता। सिंपल शब्दों में कोई भी आपसे पूछे शेड्यूल बैंक क्या होते हैं, तो आपको क्या बताना है, शेड्यूल बैंक वो बैंक होते हैं जो आरबीआई एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल के अंदर मेंशन्ड है, बस और कुछ ना बताना। ये सब बात की बातें हैं। और कोई पूछे नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स कौन से होते हैं, तो सिंपल तौर पर आपको क्या कहना है, नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स जो हैं वो बैंक्स होते हैं जो कि हमारे आरबीआई एक्ट 1934 शेड्यूल सेकंड के अंदर मेंशन नहीं है। ये दो बातें आपको यहां पर बोलनी है। अगर हम बात करें शेड्यूल्ड बैंक्स की, तो शेड्यूल्ड बैंक्स भी दो तरह के बैंक होते हैं, एक होते हैं कमर्शियल बैंक और दूसरे होते हैं कोऑपरेटिव बैंक। अभी कमर्शियल बैंक का क्या चक्कर है, इसको भी समझ लेते हैं। देखिए कमर्शियल बैंक वो बैंक होते हैं जो क्या करते हैं, डिपॉजिट्स और लोन को एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की तरह के से देखते हैं या लेकर के चलते हैं। यानी कि जितने जितने भी कमर्शियल बैंक्स आपको मार्केट के अंदर देखने को मिलते हैं, उन कमर्शियल बैंक उनको बोला जाता है जो बकायदा चेक और ड्राफ्ट जो है इशू करते हैं, मनी को एक्सेप्ट करते हैं, टर्म डिपॉजिट को यहां पर एक्सेप्ट करते हैं, और कहीं ना कहीं यहां पर अगर हम बात करें तो लोन्स वगैरह देते हैं। ठीक है, मतलब जो बैंक्स का काम होता है लोन देना, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और उसमें बीच में प्रॉफिट अर्न करना, ये किसका काम होता है, ये कमर्शियल बैंक्स का ही यहां पर काम होता है। अगर मैं आपको थोड़ा से ग्राफिक के थ्रू समझाने की कोशिश करूं तो आपको इजी वे में समझ आएगा। आरबीआई है टॉप पर, आरबीआई के नीचे एक तरफ शेड्यूल्ड बैंक्स हैं, एक तरफ नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स हैं। शेड्यूल्ड बैंक्स में भी दो तरह के बैंक आ जाते हैं, जिसमें कमर्शियल बैंक एक होते हैं और कोऑपरेटिव बैंक एक होते हैं। अब यहां पर जो कमर्शियल बैंक होते हैं इनका मकसद क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, और वहीं दूसरी तरफ जो कोऑपरेटिव बैंक होते हैं ये नो लॉस नो प्रॉफिट के फंडे पर चलते हैं। अब इसको आगे चल करके डिस्कस करेंगे। तो यहां पर भी क्या है, कुछ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि एसबीआई। एसबीआई और उसके जो एसोसिएट बैंक्स हैं, आपने देखा होगा स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ ये, स्टेट बैंक ऑफ वो, ये क्या है, ये एसबीआई के सब्सिडरी बैंक्स हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, और एसबीआई जो है बकायदा शेड्यूल्ड है अपने आप में, क्यों, क्योंकि यहां पर एसबीआई एक्ट 1955 और एसबीआई सब्सिडरी बैंक्स एक्ट 1959 हमें जो है देखने को मिलता है। तो यहां पर अगर आप कहें तो आप देख सकते हैं कि भाई कमर्शियल बैंक्स के अंदर भी जो है अलग अलग तरीके के बैंक्स हमें देखने को मिलते हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी होते हैं इसके अंदर, फॉरेन सेक्टर बैंक्स भी होते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक भी हमें यहां पर देखने को मिलते हैं। तो कमर्शियल बैंक्स भी आगे चल करके चार तरीके के हो जाते हैं, जिसमें पब्लिक सेक्टर बैंक में आ जाते हैं एसबीआई और उसके एसोसिएट बैंक्स। फिर जितने भी नेशनलाइज बैंक्स हैं हमारे या अदर पब्लिक सेक्टर बैंक है, पीएनबी, यूनियन बैंक, ये सब आ जाते हैं हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर। वहीं दूसरी तरफ हमें जो बैंक्स देखने को मिलते हैं प्राइवेट सेक्टर में, वो है कौन से, एक्सिस बैंक हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, ये सब क्या है, ये सब प्राइवेट बैंक्स हैं। अब इन प्राइवेट बैंक्स के अंदर फंडा क्या है कि इनके अंदर प्राइवेट शेयर है, पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट भी इन्वेस्ट कर सकती है अगर चाहे तो, बट मोटे तौर पर जो इन्वेस्टमेंट होता है वो किसका होता है, वो प्राइवेट प्लेयर्स का होता है। ठीक है, और अगर हम यहां पर बात करें, इनको जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स थे 1993 के अंदर गाइडलाइंस वगैरह रिवाइज कराई गई और इनको जो है यहां पर लिबरलाइज करा गया। और उसी के बाद से 1993 के बाद से ही इंडिया में क्या हुआ, जो फॉरेनर्स थे, फॉरेन मार्केट थी, उन्होंने भी आकर के इसके अंदर इन्वेस्ट करा। अगर हम आज की डेट की बात करें एचडीएफसी बैंक की, तो एचडीएफसी बैंक के अंदर सबसे ज्यादा चाइना का शेयर वहां पर लगा हुआ है। चाइना ने काफी ज्यादा जो है एचडीएफसी बैंक के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रखा है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से चलते हैं।
फिर आ जाते हैं फॉरेन बैंक्स। फॉरेन बैंक्स क्या होते हैं अभी उसको मैं आगे चल करके आपको बताता हूं, ठीक है। और कोऑपरेटिव बैंक्स तो मैंने आपको बता ही दिया कि नो लॉस नो प्रॉफिट पर चलते हैं, हालांकि आगे चल करके इसको भी डिस्कस करेंगे। अब तक की अगर हम बात करें तो यहां पर क्लियर कर देते हैं क्या हमने पढ़ा, उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। मैंने यहां पर बताया कि सबसे ऊपर होता है आरबीआई। आरबीआई के नीचे दो तरह के बैंक होते हैं, एक होते हैं शेड्यूल्ड बैंक और दूसरे होते हैं नॉन शेड्यूल्ड बैंक। शेड्यूल्ड बैंक जो है क्या होते हैं यहां पर, वो आरबीआई एक्ट जो 1934 है उसके अंडर शेड्यूल 2 के अंदर जो है ये रजिस्टर्ड होते हैं, इनके बारे में लिखा होता है, ठीक है। मतलब ये उस पर चलते हैं। और नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स आरबीआई के एक्ट के अंदर मेंशन नहीं होते। शेड्यूल्ड बैंक्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं कमर्शियल बैंक जिनका काम है प्रॉफिट कमाना लोन और डिपॉजिट के बीच में, जैसे कि जो हमारे ऑर्डिनरी बैंक्स होते हैं पीएनबी एसबीआई ये सब। और दूसरी तरफ कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं जो नो लॉस नो प्रॉफिट के फंडे के ऊपर चलते हैं यहां पर। अगर हम बात करें कमर्शियल बैंक्स की तो देखिए कमर्शियल बैंक जो है वो चार तरीके के हो जाते हैं। एक होते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, देन फॉरेन बैंक्स एंड देन आरआरबी रीजनल रूरल बैंक्स, ठीक है। कॉर्पोरेटिव बैंक जो है तीन तरीके के होते हैं, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक और कोई अदर कोऑपरेटिव बैंक, कुछ लोगों ने मिलकर के बनाया हो जैसे। तो इस तरीके से पूरा का पूरा बैंकिंग स्ट्रक्चर है इंडिया के अंदर। अब यहां पर समझ लेते हैं कि भाई ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के शेड्यूल्ड बैंक्स कौन कौन से होते हैं। मीनवाइल यहां तक आप में से किसी का कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर अपना डाउट पूछ लीजिए। अगर कोई डाउट नहीं है, समझ आ गई है यहां तक की चीजें, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। मीनवाइल कुछ कमेंट्स यहां पर देख लेते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, यस बिल्कुल सही बात है यहां पर। Sumit, scheduled bank required to deposit CRR money to RBI. Non-scheduled bank can maintain the CRR with themselves. बिल्कुल, जो शेड्यूल्ड बैंक्स होते हैं उनको पूरा बकायदा आरबीआई जो है उनका लिक्विडिटी मैनेजमेंट यहां पर देखता है। क्यों? क्योंकि वो आरबीआई एक्ट 1934 के शेड्यूल 2 के अंदर मेंशन्ड है। डिड चाइना लेफ्ट एनी सेक्टर? नो, चाइना डिडंट लेफ्ट एनी सेक्टर। उसने हर एक सेक्टर के अंदर पैर अपना पसारा हुआ है इंडिया में। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ शेड्यूल्ड बैंक्स की। तो सबसे पहले आते हैं हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक, जो कि हम सबको बहुत ज्यादा प्यारे हैं। एसबीआई हो गया हमारा, पीएनबी हो गया हमारा। क्यों? इनमें क्या चक्कर है, अगर आप इनसे लोन लो, बहुत पैसा इनके पास ही देते रहते हैं लोन, बड़े आदमियों को, ठीक है, आम आदमी को नहीं, बड़े आदमी को। और फिर वो बड़े आदमी इनका पैसा ले लेके भाग जाते हैं, विजय माल्या, मेहुल चौकसी, ये सब आपने देखे ही यहाँ पर। अब पब्लिक सेक्टर बैंक की हम बात करें तो इनके अंदर क्या होता है, भारत सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मेजॉरिटी स्टेक इसके अंदर होता है, ठीक है। तो यहां पर सेंट्रल बैंक होते हैं ये बैंक, जिसमें आ जाता है हमारा एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, एटसेट्रा, ये कुछ बैंक्स है यहां पर, ठीक है। अब बात आ जाती है प्राइवेट सेक्टर बैंक की। क्या है प्राइवेट सेक्टर बैंक? प्राइवेट सेक्टर बैंक वो बैंक है जिसके अंदर जो मेजॉरिटी ऑफ द शेयर कैपिटल है वो किसका होता है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स का होता है। अब वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स कौन कौन से हैं, जिसमें कि आईसीआईसीआई बैंक आ गया हमारा, एक्सिस बैंक आ गया, एचडीएफसी बैंक आ गया। हालांकि एनपीए इनके पास भी है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इनके पास भी हैं, धांधलेबाजी यहां भी होती है, क्योंकि जो हमारे बड़े बड़े लोग हैं वो किसी को नहीं छोड़ते, ठीक है, क्योंकि उनको क्या है, अपना लेविश लाइफस्टाइल लेकर के चलना है, बाकी चीजें भी मेंटेन करनी है, गुडविल भी है, उस वजह से उनको इजीली मिल जाते हैं लोन्स। तो ये फिर एक आते हैं फॉरेन बैंक्स। अब ये फॉरेन बैंक कौन से हो गए? क्या लंदन जाकर के डिपॉजिट कराना पड़ता है? क्या रशिया जाकर के डिपॉजिट कराना पड़ता है? नहीं साहब, ऐसा नहीं है। ये जो बैंक्स हैं ये फॉरेन कंट्री में इनके हेडक्वार्टर होते हैं, बट इनकी ब्रांचेस हमारी कंट्री के अंदर ऑपरेट करती हैं, ठीक है। जैसे कि एचएसबीसी हो गया, सिटी बैंक हो गया, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक हो गया। ये कुछ ऐसे बैंक है जो कि क्या हो रहा है, इनके हेडक्वार्टर्स मतलब जो मेन ब्रांच है इनकी वो तो फॉरेन कंट्री में है, बट इनकी सब ब्रांचेस जो है इंडिया के अंदर भी ऑपरेट कर रही हैं और किसी कंट्री में भी ऑपरेट कर रही हैं। इसी तरीके से अगर हम एग्जांपल लें तो आप अफ्रीका चले जाइए, केन्या चले जाइए, बहुत बढ़िया। आप केन्या का एग्जांपल देता हूं मैं। अभी एक मेरा जानने वाले वहां पर विजिट भी करके आए थे, केन्या गए थे वो, तो मेरी बात हुई उनसे। केन्या में आपको एसबीआई भी देखने को मिलेगा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा भी देखने को मिलेगा, सब बैंक आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। तो इसी तरीके से ये सब बैंक जो हो गए, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये केन्या जाकर के क्या हो गए, ये वहां पर जाकर के फॉरेन बैंक्स हो गए, ठीक है। तो इसी तरीके से सिटी बैंक, चार्टर्ड बैंक और एचएसबीसी, ये क्या है इंडिया के अंदर, ये फॉरेन बैंक्स है, क्योंकि इनके जो मेन हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ है, वो किसी फॉरेन कंट्री के अंदर है, बट इनकी सब ब्रांचेस, छोटे छोटे ब्रांचेस हमारी कंट्री में भी चल रही हैं, ठीक है। ये हो गए। अब फिर चौथे नंबर पर जो बैंक आ जाते हैं वो कौन से हैं, वो है रीजनल रूरल बैंक्स। अब ये रीजनल रूरल बैंक्स क्या है, तो देखिए रीजनल रूरल बैंक्स जो है वो आरआरबी एक्ट 1976 से उनको एस्टैब्लिश करा गया था। हालांकि इससे पहले एक ऑर्डिनेंस लाया गया था और ऑर्डिनेंस ला करके
1975 में इनको प्रोमलगेट यहां पर किया गया था। और अगर हम बात करें आरआरबी बैंक्स की, इनको क्यों इस्टेब्लिश करा गया जब इतने सारे बैंक्स थे, तो देखिए क्या हुआ। आरआरबी बैंक्स को स्पेसिफिकली यहां पर जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है और रूरल सेक्टर है उसके डेवलपमेंट के लिए स्टैब्लिश करा गया था, ताकि क्या हो सके कि वहां पर जो रूरल एरियाज है, एग्रीकल्चर है, उनको ये आरआरबीज जो है इजीली फंड सप्लाई करें। ठीक है, जो हमारा गांव देहात का सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर है, उनको। तो यहां पर अगर हम बात करें आरआरबीज की, तो देखिए आरआरबी के अंदर क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर भी होता है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट का शेयर भी होता है, और साथ में जो स्पॉन्सर्ड बैंक्स होते हैं ना, मतलब मान लीजिए एसबीआई ने कुछ इंस्टॉल कर दिया और किसी बैंक ने कर दिया, तो इस तरीके से मिला जुला हिसाब किताब यहाँ पर इनका चलता है अलग अलग रेशियो के अंदर। ठीक है, तो ये था यहाँ पर 4 तरीके के बैंक्स के बारे में, जो कि क्या है, कमर्शियल बैंक्स में आते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पर स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स क्या है, उनको भी डिस्कस करेंगे। मीनवाइल आपके कुछ कमेंट्स यहाँ पर देख लेते हैं। किसी का कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ लीजिए। कोई डाउट नहीं है, समझ आ रहा है सब, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्या है कमेंट, उनको देख लेते हैं। हेलो एवरीवन, डिड चाइना, ओके, कोऑपरेटिव बैंक्स एप्लीकेबल सिंस 1966 एक्चुअली सर, बट प्राइवेट बैंक्स हाइड देयर एनपीएस, आई थिंक कॉज ऑफ देयर रेपुटेशन ड्यू टू देयर मार्केट वैल्यू विल इम्पैक्ट द डिस्क्लोजर। नहीं, देखिए जो बात है एनपीए की, तो एनपीए जो है वो आज की डेट की अगर हम बात करें तो हाँ, कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक हाइड करते हैं, बट स्टिल प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में अब कह सकते हैं इस बात को हम, क्या इससे मैं मना नहीं करूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मार्केट की उनकी वैल्यू है, तो इस वजह से ही। तो फिर आ जाते हैं हमारे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। अब ये स्मॉल फाइनेंस बैंक्स क्या है, इनको भी पढ़ लेते हैं। जब इतने सारे बैंक्स बना दिए तो स्मॉल फाइनेंस की क्या जरूरत थी, क्यों, और इतनी ज्यादा खिचड़ी पकाने की क्या जरूरत थी। अब आपके मन में भी आ रहा होगा कि भाई इतने सारे बैंक्स ऑलरेडी थे इंडिया में, तो अब ये स्मॉल फाइनेंस का क्या चक्कर है। तो देखिए यहाँ पर बकायदा स्मॉल फाइनेंस बैंक्स क्यों खोले गए। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स इसलिए खोले गए ताकि अब किसी को व्हीकल के लिए लोन लेना है, सेविंग्स करवानी है, कुछ लोन लेना है, ठीक है, स्मॉल बिजनेस यूनिट्स के लिए कोई सप्लाई क्रेडिट यहाँ पर करना है, या इसके अलावा मार्जिनल फार्मर्स को कुछ पैसा चाहिए, माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज को कुछ पैसा चाहिए, बेसिकली अनऑर्गेनाइज सेक्टर को जो पैसा चाहिए, उसके लिए यहाँ पर स्मॉल फाइनेंस बैंक्स खोले गए। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स जो होते हैं उनके लिए फंड कैपेसिटी जो है कम होती है, यानी कि उनको कम पैसा देना होता है, शुरुआत में रिजर्व वगैरह कम बनाने पड़ते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पर हमें देखने को मिले। अब यहाँ पर बात करें स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की, तो देखिए क्या है, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स तो कौन खोल सकता है। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को कुछ इंडिविजुअल्स भी खोल सकते हैं जिनको बैंकिंग और फाइनेंस की फील्ड में 10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हो। कंपनीज और सोसाइटीज वगैरह भी यहाँ पर खोल सकती हैं अपने स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, अभी काफी सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं, मुझे भी कुछ नाम ध्यान नहीं आ रहे, बट हाँ देयर आर सो मेनी। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें तो काफी सारे आपको एनबीएफसीज भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन भी मिलेंगे, ये सब भी अपने आप को कन्वर्ट कर सकते हैं अगर चाहें तो। ठीक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में। तो इस तरीके से हमें कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक्स देखने को मिलते हैं। फिर एक आते हैं पेमेंट बैंक। अब पेमेंट बैंक क्या है, इंडिया के अंदर एक पेमेंट बैंक है, भारत सरकार के अंडर जो आ जाता है। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो होता है पेमेंट बैंक का, वो ये होता है कि फर्दर फाइनेंस इंक्लूजन करा जाए, मतलब मार्केट के अंदर और पैसा डाला जाए। इसमें क्या होता है, कहीं ना कहीं स्मॉल सेविंग अकाउंट्स खोलते हैं, पेमेंट खुलती है, माइग्रेंट लेबर वर्क फोर्सेस की, लो इनकम हाउस होल्ड की जो छोटे छोटे इनकम होती है उसको खोला जाता है। तो जो पेमेंट बैंक है ये बेसिकली पब्लिक लिमिटेड कंपनी की तरफ ये रजिस्टर्ड होते हैं, और कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर जो सेक्शन 22 है बेसिकली बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का, उसके अंडर इनको लाइसेंस करा जाता है। तो ये छोटी बहुत बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंट तरीके के बैंक्स होते हैं इंडिया के अंदर। अब बात करेंगे इन बैंक्स को आरबीआई कैसे मेंटेन करता है उसकी। मीनवाइल यहाँ पर मैं आपको एक बहुत अच्छी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, एक इंपॉर्टेंट न्यूज देना चाहूंगा। यहाँ पर न्यूज क्या है, देखिए आपको पता है कि अब जो हमारा पीटी 2021 है, जो कि 27 जून को होने जा रहा है, उसके लिए बहुत ही कम समय अब यहाँ पर बचा है। 100 डेज के आसपास का समय बचा है, 100 से 120 दिन यहाँ पर बचे हैं अब। तो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर 1 मार्च से स्पेशल कोर्स लेकर के आ रहा हूं, जिसमें हम 100 डेज के अंदर जो है यहाँ पर जीएस पेपर 1, जो प्रीलिम्स का पेपर 1 होता है, उसको रिवीजन यहाँ पर करेंगे। वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट ईच एंड एवरी टॉपिक। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को भी पढ़ेंगे, उसके अंदर हम पढ़ेंगे पॉलिटी को भी, हर एक टॉपिक को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो ये एक नया कोर्स हमारा शुरू हो रहा है 1 मार्च से। तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा बताइए इसके बारे में लोगों को, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें ऐड हो सके। तो 1 मार्च से आपको ये 100 डेज का कोर्स देखने को मिलेगा, जिसके अंदर रिवीजन प्रोग्राम चलेगा,
प्रीलिम्स पेपर 1 जीएस के लिए, और यहाँ पर पूरा का पूरा सिलेबस प्रीलिम्स का हम 100 दिन के अंदर रिवीजन के फॉर्मेट में कवर करने की कोशिश करेंगे, और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को भी डिस्कस करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स होने वाला है रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए। तो प्लीज आई वॉन्ट ऑल ऑफ योर सपोर्ट इन दिस, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिएगा, ज्यादा से ज्यादा जुड़िएगा, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल सके, ठीक है। तो 1 मार्च से आपको ये एक नया कोर्स भी हमारे चैनल पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं हमारे सेशन को आगे। यहां तक किसी का कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, अदरवाइज अब तक किसी का कोई डाउट नहीं है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो देखिए बात करते हैं आरबीआई यहाँ पर लिक्विडिटी कैसे मैनेज करता है, वो भी यहाँ पर देख लेते हैं, समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर बात करें हम आरबीआई की, तो मैंने आपको क्या बताया कि जो आरबीआई है वो क्या करता है, वो सब बैंक्स को रेगुलेट करता है, और ये क्या है, बैंकर्स बैंक यहाँ पर इसको बोला जाता है। अब रेगुलेट कैसे करता है ये थोड़ा सा समझ से परे है। क्या आरबीआई के ऑफिशियल्स हर एक बैंक के अंदर बैठे होते हैं जा करके कि हाँ जी आ जाओ, दिखाओ तुम्हारे पास क्या हिसाब किताब है, क्या तुमने आज लोन बेचे, क्या तुमने आज डिपॉजिट करे, क्या हिसाब होता है, आरबीआई कैसे यहाँ पर देखता है, उसको देखते हैं। आरबीआई लिक्विडिटी मैनेज कैसे करता है, तो देखिए आरबीआई के पास कुछ सर्टेन टूल्स होते हैं जिनके थ्रू आरबीआई जो है यहाँ पर लोन्स को या कहीं बैंक्स को मैनेज करता है, उनकी लिक्विडिटी को मैनेज करता है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो आरबीआई के पास एक फीचर है वो क्या है, वो है CRR, कैश रिजर्व रेशियो। क्या है ये कैश रिजर्व रेशियो, इसके बारे में बात करेंगे। यहां पर अगर हम कैश रिजर्व रेशियो की बात करें तो देखिए क्या होता है, जनरली कैश रिजर्व रेशियो जो है वो कौन फिक्स करता है, वो आरबीआई फिक्स करता है। और बैंक्स के जो टोटल डिपॉजिट होते हैं उस इन द फॉर्म ऑफ कैश, उसका एक सर्टेन अमाउंट आरबीआई क्या कहता है बैंकों की, एक साथ करो चुपचाप, ये मेरे पास ला करके डिपॉजिट कर दो, ठीक है। अब आरबीआई जब यहां पर CRR को बेसिकली लगाता है तो कहीं ना कहीं बैंक्स की जो लिक्विडिटी होती है वो आरबीआई यहां पर एब्जॉर्ब कर लेता है। कैसे, अब एक एग्जांपल लेते हैं। यहां पर देखिए कैश रिजर्व रेशियो को अगर हम यहां पर समझे, CRR को अगर हम यहां पर समझे, तो जनरली 3% से लेकर के 15% के बीच में ये लगाया जाता है, और इसको तय कौन करता है, आरबीआई यहां पर इसको तय करता है। अब बैंक की बात करते हैं, हमारे यहां पर एक बैंक खुला जिसका नाम था एडीबी बैंक। कोई है तो नहीं ना एडीबी नाम का बैंक, देख लो भाई, पता चले प्रॉब्लम हो जाए, एडीसी कर देते हैं, चलो एडीसी बैंक हमें यहां पर खुलता हुआ देखने को मिला, ठीक है। अब इस एडीसी बैंक के पास जो डिपॉजिट्स थे वो कितने थे, वो थे 1000 करोड़ रुपए के कैश की फॉर्म में। आरबीआई ने कहा कि साहब आपको 10% जो है क्या करना पड़ेगा, CRR मेरे पास, कैश रिजर्व रेशियो मेरे पास मेंटेन करके चलना पड़ेगा। यानी कि आरबीआई को कितना रेश यहां पर देना पड़ा इनको, लोन सॉरी डिपॉजिट कितना कराना पड़ा, CRR कितना मेंटेन करना पड़ा, 100 करोड़ रुपए। अब जो ये एडीसी बैंक था इसके पास कितना पैसा बच गया, यहां पर इसके पास कितनी जो है अमाउंट यहां पर बच गया जिसको वो आगे फर्दर जिससे बिजनेस कर सकता है, वो बचा 900 करोड़ रुपए, ठीक है। अब ये जो है CRR का चक्कर हमें यहां पर देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखिए CRR के अंदर क्या बात है, अगर ये पूरा का पूरा 100 करोड़ आरबीआई इन्हीं को दे दे, मतलब 1000 करोड़ रुपीस यही दे, इससे क्या होगा, इनकी फाइनेंशियल कैपेसिटी बढ़ जाएगी। अभी CRR के बाद जो ये 900 करोड़ रुपए का बिजनेस कर रहे हैं वो पहले CRR के बिना कितने का कर सकते थे, 1000 करोड़ का कर सकते थे, 10,000 लिख दिया सॉरी, 1000 करोड़ का यहां पर कर सकते थे। अब जब आरबीआई चाहे, मान लीजिए आरबीआई ने CRR को बढ़ा दिया, आरबीआई ने कहा भाई मुझे तो 15% चाहिए CRR तुम्हारा, तो यहां पर 150 करोड़ देने पड़ेंगे, तो इनका अमाउंट कितना हो जाएगा, 850 करोड़। तो इस तरीके से आरबीआई क्या करता है, लिक्विडिटी को मैनेज करता है CRR से। और ये जो CRR है ये बैंक्स को क्या करना पड़ता है, ये CRR बैंक्स को आरबीआई के पास डिपॉजिट कराना पड़ता है, पहली चीज तो ये। अब जो दूसरा इंस्ट्रूमेंट यहां पर आ जाता है वो है SLR। अब ये SLR क्या बवाल है, इसको भी समझ लेते हैं। इसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब ये SLR क्या है, SLR बेसिकली एक मिनिमम परसेंटेज होता है डिपॉजिट्स का जो कि कमर्शियल बैंक अपने पास या तो कैश की फॉर्म में या गोल्ड की फॉर्म में या सिक्योरिटीज की फॉर्म में अपने पास रखते हैं, ताकि मान लीजिए एक रिजर्व रखा जाता है ताकि इमरजेंसी के सिचुएशन में कोई आ गया तो उसको यहां पर पैसा दिया जाए। एग्जांपल ले लेते हैं, क्या हाल फिलहाल की अगर हम बात करें, एट प्रेजेंट जो SLR का रेशियो है वो 20% है कि भाई आपको डिमांड और लाइबिलिटीज को देखते हुए 20% उसको लेकर के चलना है। SLR क्या है, अब देखिए ये जो एडीसी बैंक था यहां पर ये रवि बाबू गए, ठीक है, रवि बाबू गए SLR बैंक में, और इन एडीसी बैंक में सॉरी, रवि बाबू ने क्या करा, इस बैंक के अंदर जाकर के
50 लाख रुपए, बहुत बड़ा पैसा आया इनके पास, कहीं से जैकपॉट जीता या करोड़पति में जीत के आए होंगे, केबीसी में अमिताभ बच्चन जी ने इनको पैसा दिया होगा। तो 50 लाख रुपए गए एडीसी बैंक में जाकर के इन्होंने डिपॉजिट कर दिए। ठीक है, रवि जी ने ये डिपॉजिट करा कौन सी तारीख को? रवि जी ने ये डिपॉजिट करा मान लीजिए 1 जनवरी को। ये पैसा डिपॉजिट कर दिया, बैंक का मैनेजर खुश कि भाई मेरे पास तो 50 लाख रुपए आ गए हैं, मैं अब इससे आगे बिजनेस कर सकता हूं। अब ग्राहक जो है यहां पर कौन आ गया? वो मिस्टर श्याम पहुंच गए। श्याम बाबू बैंक के पास पहुंच जाते हैं और बैंक को कहते हैं भाई साहब लोन चाहिए। एडीसी वाला कहता है कि आ जाओ, मेरे पास तो बहुत पैसा है, ले लो मेरे से लोन। ठीक है, इसी तरीके से क्या होता है यहां पर श्याम बाबू को 30 लाख रुपए का लोन दे दिया जाता है। ठीक है, अब इस चीज को समझिए आप, यहां पर 30 लाख रुपए का जो लोन श्याम बाबू को यहां पर दे दिया गया। ठीक है, और रवि बाबू 50 लाख डिपॉजिट करके गए थे। अब हुआ क्या, रवि बाबू को इमरजेंसी पड़ गई। रवि बाबू को क्या हो गया, या तो कोई कार खरीदनी थी, या रवि बाबू ने सोचा कि चलो यूरोप घूम करके आता हूं, 50 लाख रुपए कमाए अभी अभी, या रवि बाबू को लगा कि चलो एक फ्लैट ले लेते हैं। अब रवि बाबू को यहां पर 30 लाख रुपए की जरूरत पड़ गई। रवि बाबू गए भागते हुए यहां पर एडीसी बैंक के पास, मैनेजर को जाकर के बोलते हैं भाई 50 लाख डिपॉजिट कराए थे अभी, लाओ जरा 30 लाख रुपए निकाल करके दे दो। अब एडीसी बैंक वाला क्या कहेगा, भाई 50 में से तो 30 मैंने श्याम बाबू को दे दिए, अब आपको कहां से दूं मैं? ये क्वेश्चन आ गया ना उसके सामने। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एसएलआर मेंटेन करना पड़ता है बैंक्स को। लिक्विडिटी रेशियो यहां पर बैंक्स को मेंटेन करके चलना पड़ता है, ताकि क्या हो कि रवि बाबू को अगर खर्चा करना पड़ जाए, पैसे चाहिए हो, तो यहां पर उनको दे दिया जाए पैसा। अब रवि बाबू को मना तो नहीं कर सकते ना, रवि बाबू को कहेंगे भाई 50 लाख मेरे पूरे वापस करो मुझे, तुम तो फ्रॉड हो। तो इसी चीज को बनाने के लिए कि भाई कस्टमर्स को दिक्कत ना हो यहां पर, तो इस तरीके से यहां पर जो एसएलआर मेंटेन करा जाता है। अब आप कहेंगे कि सर एसएलआर से लिक्विडिटी कैसे मेंटेन करी जाती है फिर? तो देखिए साहब, ऐसे करी जाती है। अब क्या था, एडीसी बैंक के पास 1000 करोड़ के डिपॉजिट थे। ठीक है, एडीसी बैंक के पास थे ये। अब एडीसी बैंक ने क्या करा, सीआरआर लगाया, मतलब सीआरआर में उन्होंने 100 करोड़ रुपए दे दिए। एडीसी बैंक के पास बचे कितने? 900 करोड़ रुपए बचे। अब इस 900 करोड़ से क्या कर सकते हैं, ये बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, बट साथ में क्या है, एसएलआर भी मैंडेटरी है। एसएलआर मान लीजिए 20% है सपोज, तो क्या करना पड़ा यहां पर 20% और एसएलआर में देना पड़ा, यानी कि तकरीबन 200 करोड़ रुपए यहां पर किस में देने पड़ गए, एसएलआर में देने पड़ गए। तो अब इनके पास पैसा कितना बचा बिजनेस करने के लिए? 700 करोड़ रुपीस। तो इसी तरीके से आरबीआई क्या करता है, ये सीआरआर को और एसएलआर को रेगुलेट करके जो है यहां पर लिक्विडिटी को मैनेज करता है। ठीक है, अब लिक्विडिटी कैसे मैनेज करेगा इसको भी समझ लेते हैं। मान लीजिए सीआरआर बढ़ा दिया आरबीआई ने कहा कि भाई 10% से काम नहीं चलेगा, 15 कर दो, तो यहां पर इनको 150 करोड़ रुपए देने पड़ गए। ठीक है, और उस केस में क्या हो गया, यहां पर 850 करोड़ इनके पास रह गए। अब एसएलआर भी आरबीआई ने कहा कि बढ़ा देते हैं, एसएलआर को बढ़ा दिया। सब एक एग्जांपल दे रहा हूं ये मैं आप लोगों को। ठीक है, 220 करोड़ रुपए कर दिया, तो अल्टीमेटली इनके पास कितना पैसा यहां पर बचा? इनके पास जो पैसा यहां पर बचा वो 630 करोड़ रुपए बचा। तो इनकी क्या हुई, लिक्विडिटी यहां पर कंट्रोल कर ली, नहीं कर ली आरबीआई ने। तो इस तरीके से आरबीआई यहां पर जो है सीआरआर और एसएलआर के थ्रू लिक्विडिटी मैनेज यहां पर करता है बैंक्स की। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा पूरा का पूरा। अगर किसी को कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना डाउट आप मेरे से पूछ सकते हैं। अदरवाइज हम आगे की तरफ यहां पर चलते हैं, बात करते हैं अदर इंस्ट्रूमेंट्स की जो आरबीआई यूज करता है। मीनवाइल कुछ कमेंट्स आए हुए हैं, उनको देख लेते हैं। यहां पर कमेंट है, यहां पर सीआरआर दिस फाइनेंशियल ईयर इज 3% एज पर द रिपोर्ट, रिसेंट रिपोर्ट। यस, बिल्कुल सही बात है, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया अनित कि 3% से लेकर के 15% तक आरबीआई रखता है। ठीक है, इसके अलावा यहां पर सुमित का कमेंट है, सिंपल लॉजिक इज देयर, सीआरआर मेंटेन द इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। बिल्कुल सही बात है। देखिए सीआरआर और सीआरआर की अगर हम बात करें, करता है वो बिल्कुल, बट साथ में ये रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, ये सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन और रिटेल इन्फ्लेशन को करते हैं। कैसे करते हैं उस पर अभी हम आते हैं। इसके अलावा यहाँ पर वो कमेंट एक डिलीट हो गया है, सॉरी, जिसका आपने जो भी कमेंट करा था प्लीज एक बार कर दीजिए, मैं पढ़ नहीं पाया। उसके अलावा क्लियर सर, ओके, इन्फ्लेशन एंड सीआरआर प्रोपोर्शनल रिलेशन, बिल्कुल सही बात है। बैंक्स मस्ट कीप दिस मच डिपॉजिट इन द लिक्विड एसेट्स, हाँ बिल्कुल सही बात। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं आगे की तरफ चलते हैं। मीनवाइल अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, नहीं है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि हाँ आप लोगों को समझ आ रहा है, क्योंकि आपके लाइक करने से ना बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है मुझे। तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक द वीडियो। इसके अलावा यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आपने अब तक अनअकैडमी समिट को रजिस्टर नहीं करा है तो प्लीज जाइए, जाकर के रजिस्टर करिए। 20 फरवरी और 21 फरवरी को होने जा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट
बहुत हेल्पफुल रहेगी, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, तो चलिए बात कर लेते हैं आगे की। अब जो है लिक्विडिटी को मैनेज कैसे करा जाता है, रेपो रेट और रिजर्व रेपो रेट से भी यहाँ पर करा जाता है। अब आप कहेंगे कि ये क्या पंगा आ गया रिजर्व रेपो रेट और रेपो रेट का, तो देखिए ये भी एक इंपॉर्टेंट पंगा है और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सबसे बड़ा बवाल है। रेपो रेट और रिजर्व रेपो रेट ही यहाँ पर जो है आरबीआई तय करता है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर, और उसी से आरबीआई क्या करता है यहाँ पर पूरा का पूरा इन्फ्लेशन और मार्केट को रेगुलेट करता है। कैसे करता है अब उसको समझते हैं। अब उसी एडीसी बैंक को ही पकड़ लेते हैं, नया बैंक क्या खोलना, पैसा खर्च कर रखा है एडीसी में, उसको ही पकड़ लेते हैं। अभी पहले रेपो रेट को समझ लीजिए। रेपो रेट क्या है? रेपो रेट वो इंटरेस्ट रेट होता है जो कि आरबीआई यहां पर बैंक से चार्ज करता है। मान लीजिए आरबीआई ने क्या करा, बैंक्स को लोन दिया, पैसा दिया कि भाई जाओ जाकर के लुटाओ, पाटो, लोन दो। तो जो रेट यहाँ आरबीआई भी तो बेचारा कुछ ना कुछ लेगा ना बदले में, तो जो बैंक्स यहां पर इंटरेस्ट पे करेंगे आरबीआई को, उसको रेपो रेट बोला जाता है। अब हुआ क्या, आरबीआई के पास भी एक दिन पैसे की कमी आ गई। आरबीआई ने भी कहा कि बैंक्स जो तुम्हें मैंने दिया था पैसा, तुम थोड़ा सा मुझे भी लोन दे दो। तो जो यहां पर बैंक्स आरबीआई को पैसा देंगे, ठीक है, आरबीआई में मान लीजिए डिपॉजिट करा या कुछ भी करा, तो जो आरबीआई इनको पे करेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसको बेसिकली रिवर्स रेपो रेट यहां पर बोला जाता है। ठीक है, तो ये चीज है यहां पर अगर आप समझें तो। अब कैसे, थोड़ा सा एग्जांपल पे समझ लेते हैं। आरबीआई जो एडीसी बैंक है, इसके बाबूजी नाराज हो रहे हैं, थोड़ा सा कह रहे हैं कि मुझे भूल गए हो, चलो इनको ही डिस्कस कर लेते हैं। अब यहां पर क्या है, हमारा आरबीआई बैठा है टॉप पर। आरबीआई क्या करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, इकोनॉमिक ग्रोथ को यहां पर ये देखता है, और इसका काम क्या है कि मार्केट के अंदर जो है पैसा बना रहे, लोन्स वगैरह चलते रहे, ये सब चीजें ये मैनेज यहां पर करता है। आरबीआई बैंक ने एक बार एडीसी बैंक को फोन करा और बोला क्या बात है भाई, लोन नहीं दे रहे हो मार्केट में। एडीसी ने कहा साहब पैसा नहीं है। आरबीआई ने कहा चलो कोई बात नहीं, मेरे से 1000 करोड़ रुपए ले लो। आरबीआई ने यहां पर क्या करा, 1000 करोड़ रुपए एडीसी बैंक को दे दिए। एडीसी बैंक यहां पर क्या करेगा, आरबीआई कहेगा क्या करोगे इस 1000 करोड़ का? एडीसी कहेगा साहब श्याम बाबू भी लाइन में खड़े हैं, और श्याम बाबू के अलावा जो है सतीश बाबू भी लाइन में खड़े हैं, और साथ में जो है यहाँ पर 2-4 लोग और भी हैं लाइन में खड़े हुए, इनको लोन देने हैं। तो यहां पर आरबीआई ने कहा क्या बात है भाई, लोन तो दे रहे हो, क्या इनसे कुछ लोगे? एडीसी ने कहा हाँ जी बिल्कुल लेंगे, इंटरेस्ट लेंगे इनसे। आरबीआई ने कहा कितना इंटरेस्ट लोगे? इसने कहा कि साहब मैं इनसे जो है 7% का इंटरेस्ट लूंगा। ठीक है, 7% का इंटरेस्ट मैं इनसे लूंगा। यहां पर ये एडीसी बैंक ने बोला। आरबीआई ने कहा चलो तुम 7% का इनसे लोगे, काम करो, ये 1000 करोड़ रुपए मैं तुम्हें दे रहा हूं ना, तुम मुझे 4% का इंटरेस्ट दे दो। ठीक है, आरबीआई ने ये चीज यहां पर बोल दी कि 4% का इंटरेस्ट तुम मुझे दो, क्योंकि मैंने तुम्हें 1000 करोड़ रुपए यहां पर दिए हैं। अब यहां पर क्या हो गया कि एडीसी बैंक को 1000 करोड़ रुपए के ऊपर 4% यानी कि तकरीबन 40 करोड़ रुपए का यहां पर इंटरेस्ट जो है देना पड़ेगा, किसको? आरबीआई को। और इसको क्या बोला जाता है? रेपो रेट यहां पर बोला जाता है। ठीक है, द रेट ऑन विच आरबीआई प्रोवाइड लोन्स टू द अदर बैंक्स, दैट रेट इज नोन एज द रेपो रेट। क्लियर? यहां पे कोई डाउट तो नहीं है ना, बता दीजिए। अब एक दिन क्या हुआ, एडीसी बैंक के पास पैसा आ गया ज्यादा। एडीसी बैंक ने आरबीआई को फोन घुमाया, हाँ जी आपको लोन चाहिए तो हम बताओ, मेरे से बताओ। आरबीआई ने कहा कि चलो एक काम करो, ज्यादा है तो दे दो थोड़ा सा। अब एडीसी बैंक ने क्या करा, आरबीआई में 100 करोड़ रुपए ही दे दिए, ज्यादा नहीं है इसके पास, 100 करोड़ ही है, इससे दे दिए। अब ये कहेगा जी तुमने मेरे से 4% लिए थे, मुझे क्या दोगे? तो आरबीआई कहेगा रुक जाओ, मैं तुम्हें यहां पर 3.75% दे दूंगा। ठीक है, यानी कि इस पे यहां पर एक तरीके से इनकम हो जाएगी एडीसी बैंक को। तो यहां पर एडीसी बैंक को 3.75 करोड़ रुपीस यहां पर आरबीआई देगा, तो उसको क्या बोला जाएगा? रिवर्स रेपो रेट बोला जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा फंडा यहां पर है। ओके, किसी को यहां तक कोई डाउट तो बता दीजिए, नहीं है तो हम फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट से इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल होगी और लिक्विडिटी कैसे मैनेज होगी मार्केट के अंदर, उसको भी समझ लेते हैं। अब यहां पर हुआ क्या, आरबीआई ने एक चीज देखी। आरबीआई ने कहा कि भाई एडीसी बैंक को मैंने 1000 करोड़ रुपए दिए, और एडीसी बैंक ने तो क्या करा, श्याम बाबू, सतीश बाबू, जो भी है एबीसीडी, सबको पैसा बांट दिया। मार्केट के अंदर जो है इन्फ्लेशन बढ़ गया है भाई। क्यों? क्योंकि पैसा बढ़ गया है मार्केट के अंदर। मार्केट के अंदर 1000 करोड़ रुपए एकदम इन्वेस्ट हो गए। अब क्या है, श्याम बाबू के पास कुछ पैसे आए, इन्होंने जाकर के कार खरीदी, इन्होंने जाकर के जो है फर्नीचर खरीदा, बहुत कुछ खरीदा।
सतीश बाबू के पास पैसे आए, सतीश बाबू ने क्या करा, एक जो है बाइक खरीद ली, एक जो है यहाँ पर सतीश बाबू घूमने चले गए। सतीश बाबू ने कहा चलो आज चलते हैं और गोवा का ट्रिप मार करके आते हैं। ये गोवा चले गए अपने दोस्तों यारों के साथ मिल करके। तो यहाँ पर एडीसी बैंक को ये चीज बुरी, आरबीआई को बुरी लगी। आरबीआई ने कहा यार ये तो मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। अब आरबीआई ने क्या कहा, आरबीआई ने कहा कि देखो एडीसी, जो ये तुम्हें 4% में मैं दे रहा हूं ना, अब इसे मैं बढ़ा रहा हूं, इसको मैं कितना कर रहा हूं, 6% यहां पर कर रहा हूं। ठीक है, 6% यहां पर आरबीआई ने कर दिया इसको। अब क्या है, आईडीसी बैंक को यहां पर 60 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे, यानी कि इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ रहा है अब आरबीआई को। अब ये एडीसी कहेगा कि भाई जब 6% मुझे ही ऊपर देना है तो मैं नीचे वालों को जो इनसे क्यों ना ज्यादा चार्ज करूं, क्योंकि इनको वो भी देखना है यहां पर। तो एडीसी बैंक ने क्या करा, एडीसी बैंक ने ये जो 7% का इंटरेस्ट रेट था इसको बढ़ा करके 9% कर दिया। अब जो ये नीचे श्याम बाबू, सतीश बाबू और लाइन लगा करके खड़े थे, ये घबरा गए, कह रहे 9% तो बहुत ज्यादा है। तो इन्होंने लोन कम कर दिया। ठीक है, लोन इन्होंने लिया नहीं या कम लिया, अल्टीमेटली क्या हुआ, मार्केट के अंदर पैसा भी कम गया, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गई। ठीक है, इस तरीके से आरबीआई ने इन्फ्लेशन यहां पर रोकी। अब आज की डेट की हम बात करें, आरबीआई क्या कर रहा है, आरबीआई एकोमोडेटिव स्टेंस पर है। एकोमोडेटिव स्टेंस का मतलब क्या होता है कि यहां पर आरबीआई फिलहाल रेपो रेट को और कम कर सकता है। अब तक की अगर हम बात करें तो फिलहाल पिछले 2 से 2.5 साल के अंदर आरबीआई ने 6% से लेकर के 4% को रेपो रेट को यहां पर कर दिया। ठीक है, रेपो रेट कम करने का मतलब क्या होता है, रेपो रेट कम होगा तो मार्केट में लोन्स ज्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि जो बैंक से आगे वो भी फिर इंटरेस्ट रेट कम कर देंगे। बट ये इट्स टोटली अप टू द बैंक, ये बैंक के अपने ऊपर होता है कि वो कितना ज्यादा बेनिफिट आगे अपने कस्टमर्स को देना चाहता है। ठीक है, तो ये साहब पूरा का पूरा फंडा है यहाँ पर रेपो रेट का, और किस तरीके से इन्फ्लेशन वगैरह यहाँ पर हुआ जाता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ तक समझ आ गया हो, कोई डाउट हो तो प्लीज बताओ। एडीसी बैंक से कोई शिकायत हो, पैसा पूसा चाहिए हो, लोन चाहिए हो, तो इसके मैनेजर को जाकर के कांटेक्ट कर लेना। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा सिस्टम गाइस, रेपो रेट का और रिजर्व रेपो रेट का, रिवर्स रेपो रेट का, और किस तरीके से काम चलता है पूरा का पूरा, वो मैंने आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करी। ठीक है, अब चलते हैं आगे की तरफ, दो और यहाँ पर चीजों को समझते हैं, फिर आज के सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं, लंबा हो गया बहुत ज्यादा। हंसी मजाक अपनी जगह है। कुछ कमेंट्स देख लेते हैं, कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, अदरवाइज वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्या है कमेंट वो देख लेते हैं। रिवर्स रेपो रेट व्हेन आरबीआई टेक लोन फ्रॉम द कमर्शियल बैंक, बिल्कुल सही बात अनित, यहाँ पर बिल्कुल सही लिखा आपने। ओके, नो डाउट, वेरी नाइस टेक्निक, सुपर, याद आएगा। थैंक यू सुमित। यस शेयर गाइस, यस गाइस प्लीज शेयर, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि हमें भी मतलब ज्यादा से ज्यादा रीच बढ़े, टीम को लगे कि हाँ जो यहाँ पर आप लोग हैं आपको सही अच्छा लग रहा है, मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है आप लोगों को, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम माय बिहाफ। ओके सर, इज देयर सर, नो आई एम नॉट द शेयर होल्डर, आई एम द मैनेजर ऑफ दैट बैंक, मैं मालिक हूं एडीसी बैंक का। ठीक है, तो चलिए गाइस अब बात कर लेते हैं आगे की तरफ, और क्या इंस्ट्रूमेंट है। देखिए यहाँ पर फिर क्या होता है, एमएसएफ, एक होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, नाम से ही समझ आ रहा है क्या है, ये एक ऐसी फैसिलिटी होती है जो कि शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स जो है क्या कर सकते हैं, अपना एसएलआर को गिरा करके ओवरनाइट आरबीआई से पैसा ले सकते हैं। मान लीजिए बहुत ज्यादा इमरजेंसी आ गई, श्याम बाबू ने पूरे 50 लाख रुपए ही निकालने हैं, तो यहाँ पर पैसा दे दिया जाएगा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के ऊपर कि चलो भाई ले लो, बट उस पर क्या एक पिनल रेट लगता है, समथिंग लाइक दैट, इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है, इस तरीके से कुछ होता है। ये एक फंडा होता है। फिर होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है कि बैंक्स वगैरह क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, जिससे यहाँ पर क्या हो, मान लीजिए अगर वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल कर देंगे उनके पास पैसा आ जाएगा, परचेज कर देंगे तो उनका पैसा एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ये सिस्टम होता है पूरा का पूरा। ओके, तो आज के सेशन में गाइस इतना ही। आज के सेशन की अगर हम बात करें तो आज के सेशन में हमने बैंकिंग स्ट्रक्चर को समझा, टाइप्स को देखा, पूरे का पूरा स्ट्रक्चर को समझा, और आरबीआई किस तरीके से लिक्विडिटी मैनेज करता है उस चीज को हमने यहाँ पर डिटेल में देखा। ओके, आई होप आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा यहाँ पर। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज फटाफट से कमेंट सेक्शन में यहाँ पर आप पूछ लीजिए अपना डाउट वगैरह। आज के सेशन को यहीं खत्म करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करिएगा। देखिए अब जो हमारा आगे का कोर्स है, अगर हम बात करें तो मोस्ट प्रोबेबली इस मंथ जो हमारा फरवरी का मंथ है ये खत्म हो जाएगा फरवरी में, इकोनॉमिक्स वाला कोर्स हमारा। फिर उसके बाद हम जो रिवीजन कोर्स है हमारा 2021 प्रीलिम्स के लिए उसको शुरू करेंगे, ताकि आप लोगों को हम तैयार कर सके प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं पर खत्म करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस सेशन। प्लीज जाइए जाकर के जो है
अनअकैडमी समिट को रजिस्टर करिए। अगर आपने रजिस्टर नहीं करा है, यूज करिएगा हमारा रेफरल कोड RANK10 एंड द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। फ्री ऑफ कॉस्ट जाकर के आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस सेशन। गुड बाय, गुड लक।